हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुताहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम विपुल है और मैं कुछ साल पहले कॉल सेंटर में काम किया करता था। वहां जो घटना हुई उसके बाद मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। मैं आज भी जब भी वो घटना को याद करता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। एक बार की बात है कि मेरी शिफ्ट का टाइम रात के 12 बजे खत्म हुआ था। मैं पार्किंग एरिया में अपनी बाइक के पास गया तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरी बाइक के पास खड़ी है। उस लड़की ने कहा कि विपुल, आज मुझे घर जाना है, मैं लेट भी हो गई हूँ, तो क्या तुम आज मुझे लिफ्ट दे दोगे? इसके बाद मैं उससे पूछने लगा कि आप कौन हो, मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। वो लड़की ने कहा कि मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ और इस वक्त मुझे कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं वो लड़की को पहली बार देखा हुआ था। और दूसरी बात ये थी कि मैं जो शिफ्ट में काम करता था उस शिफ्ट में कोई भी लड़की नहीं थी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी शिफ्ट में कोई लड़की नहीं है और ये कहाँ से आई, और ये लड़की अभी इतनी देर रात तक यहाँ क्या कर रही है। कि तभी उस लड़की ने कहा, अरे विपुल, मैं पूजा हूँ, इसी कॉल सेंटर में काम करती हूँ और मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानती हूँ। फिर पूजा ने कहा कि उसकी शिफ्ट खत्म तो 8:30 बजे ही हो गई थी, लेकिन आज मुझे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मुझे लेट हो गया। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो विनीता मैम ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था। उन्होंने कहा था कि विपुल से कहना कि वो तुम्हें घर तक छोड़ देगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने पूजा से कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अभी तो रात के कुछ 12 ही बज रहे थे, मगर रास्ता एकदम सुनसान हो चुका था और रास्ते में घना अंधेरा भी था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। बस माहौल काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। फिर मैंने पूजा से पूछा, मैंने आपको तो पहले कभी नहीं देखा कॉल सेंटर में। मेरी बात सुनते ही पूजा ने कहा, मैंने आपको बताया ना कि मेरी शिफ्ट तो 8:30 बजे ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज किसी जरूरी काम की वजह से मुझे लेट हो गया। मैंने बोला, अरे मैं तो भूल ही गया। फिर हमने इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। अपने घर की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद पूजा ने बोला, बस बस यहीं रोक दो, मेरा घर यहाँ अंदर ही है। फिर पूजा बाइक से उतरी और बाय बोल के एक छोटे से रास्ते के अंदर जाने लगी। मैं भी अपने घर को निकल गया। घर पहुंच के फ्रेश होकर खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद अपने बेड पे सोने जा रहा था, तभी किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर जब खटखटाहट की आवाज सुना तो मैं जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि बाहर कोई नहीं था। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। किसी ने फिर दोबारा से डोर बेल बजाई, मगर बाहर इस बार भी कोई नहीं दिखाई दिया। मेरे फोन पे अचानक से एक अननोन नंबर से मैसेज आया, हाय विपुल, पहचाना मुझे? मैं बोल रही हूँ। मैं ये सोचने लगा कि ये मैं कौन हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो? तब जवाब आया, मैं पूजा बोल रही हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ, याद आया, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? पूजा ने कहा, तुम्हारा नंबर मुझे विनीता मैम ने ही दिया था। उन्होंने बोला था कि विपुल के साथ घर चले जाना और उन्हीं से ही तुम्हारा नंबर भी मिला था। उसके बाद में हम दोनों ने ही देर रात तक बात की चैटिंग पे ही, और उसके बाद पूजा बिना बाय बोले ही ऑफलाइन चले गई। उसके बाद मैं सो भी गया। अगली सुबह उठ के मैंने पूजा को उसी नंबर से फोन किया, मगर पूजा ने फोन नहीं उठाया। तभी मैंने 5 से 6 बार फोन किया, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। मैं फिर दोपहर का खाना खा के अपने जॉब के लिए निकल गया। जब मैं जॉब पे पहुंचा तो मुझे याद आया कि पूजा की शिफ्ट को शाम के 8:30 बजे खत्म होती थी, तो चलो एक बार जाके चेक कर लेता हूँ पूजा आई है कि नहीं। जब मैं वहां पर गया, यानी कि उस बैच में, और जाकर बैच में पूजा के बारे में पूछा कि यहाँ पे पूजा काम करती है ना, तो मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ।
मुझे वैसे तो किसी से कोई जवाब नहीं आया, फिर भी मैं पूजा को ढूंढता रहा और वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद मेरी शिफ्ट का टाइम हो चुका था, तो मैं अपने काम पे चला गया। मैंने जॉब से भी काफी बार फोन ट्राई किया पूजा को, लेकिन इस बार तो पूजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रात के 12 बजे जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मैं अपनी बाइक निकाल कर घर जाने लगा। फिर से मैंने पूजा को फोन लगाया, मगर पूजा का फोन अब भी बंद ही आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था इसका फोन क्यों बंद आ रहा है। फिर मैं अपने घर के रास्ते निकल गया। जब मैं बाइक चला रहा था तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे विपुल के आवाज लगाई, मगर मैं अपने घर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरी बाइक एकदम से खराब हो गई। अब मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि मेरी बाइक जिस जगह पर खराब हुई थी उस जगह पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और घना अंधेरा था। मैंने अपनी बाइक को धक्का मार के घर ले आया और मुझे घर आने में काफी ज्यादा समय लग गया था। मैं फ्रेश होके खाना खा के सोने चला गया। तभी किसी ने मेरी घर की डोरबेल बजाई। मैंने जाकर देखा खोलकर तो पाया कि वहां कोई नहीं था और कल की तरह आज भी किसी ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया था। डोरबेल भी बज रही थी। हर बार जाकर चेक करने पे मुझे कोई नहीं मिलता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मेरी डोरबेल बजा के छुप जाता है या फिर गायब हो जाता है। फिर मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने देखा कि पूजा के लगातार कई सारे मैसेजेस आ रखे थे। मैंने बिना देरी किए पूजा के मैसेज का रिप्लाई किया। फिर मैंने पूछा कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी और आज तुम मुझे कॉल सेंटर में भी कहीं दिखाई नहीं दी। तुम जिस बैच में काम करती हो मैंने उसमें भी जाकर तुम्हें काफी ढूंढा, मगर तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद पूजा ने रिप्लाई किया कि फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो मेरा तो क्या किसी का भी फोन नहीं उठा रही थी। ये बोल के फिर पूजा ने कहा कि रही बात जॉब की, तो मैं आज कॉल सेंटर नहीं आई थी क्योंकि मेरी आज थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर पूजा ने कहा, वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने सोचा कि चलो मेरी नई दोस्त कोई बनी है तो उससे मिल लेते हैं। उसके बाद हम दोनों ने उस रात भी काफी देर तक बात की और पूजा दोबारा बिना बाय बोले ही ऑफलाइन हो गई। मैंने उसके बाद पूजा को बहुत फोन लगाया, लेकिन इस बार भी उसका फोन बंद ही आ रहा था। मैंने इस बार भी 5 से 6 बार फोन लगाया, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। लेकिन मुझे अब पूजा से बात करने की आदत सी हो गई थी। मैं यही सोच रहा था कि पूजा ऑफलाइन क्यों हो जाती है यार बार बार। मैं सब सोच ही रहा था, इतने में मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने दोबारा से पूजा को फोन किया और इस बार भी उसका फोन बंद ही आ रहा था। मैं फ्रेश होके खाना खाया और उसके बाद जॉब के लिए निकल गया। फिर कुछ ही समय में मैं अपने जॉब पर पहुंच चुका था। जॉब पर जाने के बाद मैं दोबारा से पूजा के ही बैच में गया, ये पता करने के लिए कि पूजा आज आई है या नहीं आई है, लेकिन आज भी मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। मैं सीधा विनीता मैम के पास गया और पूजा के बारे में पूछने लगा। विनीता मैम ने बताया कि यहाँ तो कोई भी पूजा नाम की लड़की काम ही नहीं करती है। तुम किस पूजा की बात कर रहे हो? मैंने कहा, अरे वही पूजा जिसे आपने 2 दिन पहले मेरे साथ घर जाने को बोला था, क्योंकि पूजा को कुछ जरूरी काम था इसलिए पूजा को लेट हो गया था, तो आपने उससे कहा कि विपुल के साथ घर चले जाना। ये सुनने के बाद विनीता मैम ने मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देखा और कहा, विपुल तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम किस पूजा की बात कर रहे हो? मैंने तो किसी को भी 2 दिन पहले ऐसा नहीं कहा था। मेरी तो ये सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने पूजा के बैच में सभी काम करने वालों से पूजा के बारे में पूछा, मगर किसी को भी पूजा के बारे में मालूम ही नहीं था। मैं उसके बाद अपने बैच में चला गया। मैंने पूजा को जॉब पे से भी कई बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका फोन बंद ही आ रहा था। घर जाने से पहले मैंने अपने कंप्यूटर में पूजा का नंबर डाला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जब नंबर कंप्यूटर में डाला तो पाया कि ये नंबर तो पूजा नाम की लड़की का ही है, मगर ये नंबर पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। ये देखकर मैं फौरन अपने घर को निकल गया। मैं बाइक चलाते हुए यही सोच रहा था
कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो नंबर पिछले 2 साल से बंद है, मैं उस पर कैसे बात कर रहा हूँ। और तो और मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि मेरे से ये पूजा बनकर कौन बात कर रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब इस सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। मैं सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ है और मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मानो मेरी जान निकलने को ही थी। मैंने देखा कि पूजा बिल्कुल मेरी पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। मैंने एकदम से अपनी बाइक रुका दी तो मैंने देखा कि पूजा एकदम से गायब हो गई और अब मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। पर मैंने हिम्मत करके बाइक को घर की तरफ आगे बढ़ाने लगा। तभी किसी ने मुझे आवाज लगाई, विपुल, विपुल, रुक जाओ। मैंने उस आवाज को अनसुना करके घर की तरफ चला गया। मैं घर जैसे ही पहुंचा कि तभी मैंने अपने मोबाइल पर देखा, जिस पर पूजा के कई सारे मिस्ड कॉल थे और मैसेजेस भी थे। वो देख के मैं ये सोचने लगा कि पूजा मेरे से सिर्फ रात में कुछ घंटों ही बात करती है और उसके बाद ऑफलाइन भी हो जाती है। चलो आज सच्चाई का पता लगा कर ही रहेंगे। उसके बाद मैं वहीं चल पड़ा जहां मैंने पूजा को छोड़ा था। कुछ देर में मैं उस जगह पर पहुंच गया। मैं जैसे ही उस जगह पर पहुंचा तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मैंने जैसे ही वो आवाज सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज मैंने पहले भी कई बार सुन कर रखी थी। वो आवाज को अनसुना करके उस छोटे से रास्ते के अंदर चला गया। मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आग जलाए हुए बैठे थे। मैं उन लोगों के पास गया और उन लोगों से पूजा के घर का पता पूछने लगा। तो उन लोगों में से एक आदमी ने बताया कि 2 साल पहले एक पूजा नाम की लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। और तो और उस कार में एक लड़का भी था, लेकिन उस लड़की की तो वहीं जगह पर मौत हो गई थी और वो लड़के का कुछ पता ही नहीं चला। ये सुन के मुझे याद आया कि 2 साल पहले जब मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक लड़की और एक लड़का थे। वो लड़के ने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की थी। मैं वापस अपने घर को जाने लगा, तभी पूजा मेरे सामने आ गई। पूजा का आधा शरीर बुरी तरह से खून में था और आधा शरीर कटा हुआ था। पूजा ने कहा, विपुल, तुमने उस वक्त मेरे भाई की मदद क्यों नहीं की थी? वो तुमसे मदद मांग रहा था। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई और अब तुम भी नहीं बचोगे। ऐसा कह के पूजा ने मुझे एक बार मारा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को वहीं उसी रास्ते पर पड़ा पाया और तभी मेरे फोन पे पूजा का फोन आया। पूजा का फोन देखकर मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और मैं अपने घर चला गया। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा उस कॉल सेंटर पर कभी जा सकूं। इसीलिए मैंने वो जॉब ही छोड़ दिया और मैंने फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। मैं आज भी उस रास्ते पर नहीं जाता हूँ। मैंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। तो दोस्तों, ये थी विपुल जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, जो हमारी अगली कहानी है ये विकल्प की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकल्प है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे और मेरे भाई की है। बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरा भाई नरेश, हम 2 भाई हैं और अपने माता पिता के लिए भी हम सिर्फ उनके 2 ही बेटे हैं, यानी हमारी कोई बहन नहीं है। हम 2 भाई ही बचपन से साथ में रहते आए हैं, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमें नौकरी बाहर लग गई थी। इसीलिए हमें भारत देश छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा और वहां कमाने लगे। लगभग 3 से 4 साल तक सब कुछ ठीक रहा। एक दिन गांव में फोन किए तो पता चला कि अब माता पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कोई एक भाई अब जाकर गांव में रहेगा माता पिता के साथ, ताकि वो उनका ख्याल रख सके। मेरा जो भाई था नरेश, उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ, आप यहीं पर रहो। नरेश उसके बाद वहां से निकल गया और वो मेरे माता पिता के साथ आकर रहने लगा। लगभग कुछ 2 या 3 ही महीने हुए थे
कि एक दिन उसने मुझे फोन किया। कहने लगा कि भैया जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। मैं उससे कहने लगा वैसा नहीं है मतलब? वो कहने लगा कि भैया यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इस पर मैंने उससे कहा कि गड़बड़ किस बात की, क्या बात है, साफ साफ बता। वो कहने लगा कि जो अपने माता पिता की तबीयत खराब रहती है उसके पीछे का कारण कुछ और है, और ऐसे ही गांव में सभी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मैंने उससे कहा कि गांव में कोई बीमारी फैल गई है क्या? वो कहने लगा नहीं, कुछ ऊपरी चक्कर है। बस उसका इतना कहना था कि मैं सारी बात समझ गया। वो मुझसे कहने लगा कि आप जल्दी से आ जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं कुछ एक हफ्ते के बाद ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा, और जब गांव पहुंचा तो मुझे भी गांव की स्थिति देखकर समझ में आया कि बात कुछ अलग ही है। बस हर जगह पर भूत प्रेत की बातें हो रही थी। ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये तकरीबन 2020 की बात है। तो जब मैं अपने गांव पहुंचा और लोगों से ये सुनने लगा, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि आज तक तो ऐसा ना ही कभी हमने सुना और ना ही देखा। ये पहली बार हम ऐसा सुन रहे हैं। गांव में मैं कुछ ऐसे भी लोग से मिला जिनका कहना यह था कि उन्होंने सच में किसी भूत को देखा है। हमारे गांव का एक लड़का था जिसे हम लोग राजू कहकर ही बुलाते थे। उसने मुझे बताया कि भैया एक शाम की बात है, मैं खेत से अपने घर लौट रहा था, तभी मैंने सफेद कपड़े में किसी को देखा। मुझे लगा कि नॉर्मल कोई भी औरत होगी, लेकिन जब मैं उसके पास गया तब मैंने ये देखा कि वो अजीब सी भयानक, इतनी ज्यादा भयानक दिख रही थी कि जिसकी हद नहीं। वो मेरी ओर जब पीछे पलटी तो उसका चेहरा देखकर मानो मेरी चीख निकल गई, और यहां तक भी बात सही थी। मुझे लगा हो सकता है किसी ने इसे जला दिया होगा या फिर इसके साथ कोई दुर्घटना हो गई होगी, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गई, और ये देखने के बाद तो मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे उस समय उसकी बात सुनकर डर महसूस होने लगा। फिर वो कहने लगा कि भैया आइए, मैं आपको एक लड़के से मिलाता हूँ। जब मैं उस लड़के से मिला, मैं जानता तो नहीं था उसे, लेकिन हाँ वो हमारे गांव का ही था। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू जाने लगे। वो लड़के को संकलियों से बांध कर रखा था गांव वालों ने। कहते हैं कि वो बड़ी बड़ी चारपाई एक हाथ से उठाकर जमीन पर मारकर तोड़ देता है। उसे अब इतना गुस्सा आता है, गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल रहती हैं। मैंने जब उसे देखा तो वो सच में वैसे ही दिख रहा था, और बस गुस्से की वजह से गुर्रा रहा था। उसकी आवाज भी काफी जाड़ी हो चुकी थी, और मानो जब वो आवाज निकाल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि 2-4 आदमी इकट्ठा होकर वो चीज को बोल रहे हैं, या फिर सब साथ में मिलकर वैसी आवाज निकाल रहे हैं। यही नहीं, उन लोगों का ये कहना था कि अब इसे खाना पका हुआ नहीं अच्छा लगता है, यानी कि दाल चावल या कुछ भी इसे देते हैं तो ये खाता नहीं। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कमरे में कोई चूहा वगैरह मिल जाए तो ये उसे पकड़कर नोच कर खा लेता है। उसके पैर में मानो जैसी बेड़ियां दली हुई थी और वो जंजीर से बंधी हुई थी। एक बार को कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन फिर उस बच्चे ने, या फिर यूं कहिए कि उस लड़के ने मुझे दिखाया। उसने एक जंगली चूहा बाहर से कहीं से पकड़ कर लाया कुछ ही समय में और उसके सामने फेंक दिया। उसके बाद मैंने देखा कि उस लड़के ने अपने बड़े बड़े नाखून उस चूहे में गाड़ दिया, जिस वजह से चूहा तड़प तड़प कर मर गया, और फिर उस चूहे को खाने लगा। वो खा भी इतनी बुरी तरह से रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि उसने चूहे का जो मुंह वाला भाग होता है वो अपने मुंह में डालकर जोर से काटा, जिस वजह से उस चूहे का सर अपने धड़ से अलग हो गया। उसके बाद वो उस चूहे का सर अपने दांतों से जोर जोर से चबाने लगा, जिस वजह से उसकी हड्डियां टूटने की आवाज मैं बिल्कुल साफ सुन पा रहा था। और उसके बाद वो अपनी जगह से उठकर हमारी ओर बढ़ने लगा। हालांकि वो हम तक पहुंच तो नहीं पाता क्योंकि उसके पैरों में जंजीर जो बंधी हुई थी, लेकिन उसका हमारी ओर चलकर आना यही इतना ज्यादा खौफनाक था कि मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। मैं फिर उस लड़के से कहने लगा कि इसे कोई तांत्रिक को या पुजारी को दिखाते क्यों नहीं हो। तब उस लड़के ने कहा कि सब लोगों ने आकर इसे देखकर चले गए, लेकिन
किसी का इस पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, अगर सच कहूँ तो उसे देखने के बाद कहीं मुझे अब समझ में आने लगा कि जो भी बात मैं गांव वालों से सुन रहा था उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। अब मैं परेशान हो गया कि मैं अपने माता पिता को कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरा जो भाई था नरेश, वो मुझसे कहने लगा कि रात में अक्सर ऐसा होता है कि माताजी नींद से उठकर चलने लगती है और चलकर बाहर निकल जाती है। मैंने एक रात जब माताजी का पीछा किया तो वो ठीक हमारे गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही जो शमशान घाट था वो वहां पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन जब से मैं आया हुआ था तब से तो मैंने ये नहीं देखा था। मैंने घर जाने के बाद मेरे छोटे भाई से कहा कि ये कितने दिन पहले हुआ था। वो कहने लगा कि अक्सर ही ऐसा होता है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा ठीक है, अगली बार जब भी ऐसा कुछ हो या माताजी नींद से उठकर घर के बाहर जाने वाली हो तो तू मुझे नींद से जगा दे। ये बात कहकर उसे 2-3 दिन ही हुए थे कि एक रात मेरा भाई एकदम हड़बड़ाते हुए मेरे पास आया और मुझे उठाने लगा नींद से। मैं तो गहरी नींद में सोया हुआ था। वो कहने लगा कि जल्दी चलो भाई, देखो माताजी जा रही है। मैं जल्दी से उठा और मेरी माँ के पीछे पीछे हो लिया। मैं चुपचाप अपनी माँ के पीछे चलता जा रहा था। मेरी माँ ऐसा चल रही थी जैसा मानो वो अब भी नींद में थी और कुछ तो बड़बड़ा रही थी। मुझे ये देखने के बाद अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मैंने सारे ही पुजारी को, तांत्रिक को, मौलाना को, सबको बताया, लेकिन कहीं से कोई भी हम लोगों को सही जवाब नहीं मिला। फिर हमारे गांव में एक आदमी था, वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता बच जाए तो इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैंने कहा कि इससे क्या ये समस्या का समाधान मिल जाएगा? वो कहने लगे कि हाँ, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद क्या था, मैं अगले दिन ही सुबह में मेरे माता पिता को लेकर घर को लॉक करके सीधा अपनी मासी के वहां चला गया और कुछ 10-15 दिन वहां रखने के बाद मैंने उन्हीं के गांव में एक घर खरीद लिया। हमारे पास भगवान की कृपा से पैसों की कमी नहीं थी और फिर मेरे माता पिता को वहीं रख दिया। उसके बाद मेरे माता पिता अपने आप धीरे धीरे लगभग 1-2 महीने में एकदम से ठीक हो गए। मुझे तो आज तक ये बात नहीं समझ में आई, क्या सच में मेरे माता पिता के ऊपर भी भूत प्रेत का साया था या फिर कुछ और। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस गांव में हम लोग रहते थे वो गांव में भी लगभग 1 साल के बाद एक बहुत बड़े पुजारी जी को बुलाया गया था। उन्होंने पता नहीं कौन सा हवन किए या क्या पूजा की, जिसके बाद मानो गांव की ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी नरेश और विकल्प की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शुभम ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभम है। मैं वैसे तो नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ, लेकिन किसी काम की वजह से मैं साउथ इंडिया में तमिलनाडु में जाकर रहने लगा था। मुझे अच्छे से याद है, उस समय मेरी उम्र कुछ 20 साल की थी। मैं अकेला नहीं बल्कि अपने पापा के साथ जाकर उन्हीं के काम में हाथ बटाया करता था। मेरे पापा और मैं, हम दोनों ही वहां पर रहते थे। हमारी बाकी की फैमिली वो नॉर्थ इंडिया में ही रहती थी। और मैं आप लोगों को घटना शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जिस जगह पर हम लोग काम करते थे वहां से कुछ 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही घना जंगल था। वहां पर लोग अक्सर शिकार करने जाया करते थे। ये बात आज से लगभग 19 से 20 साल पुरानी है। आज मेरी उम्र 40 इयर्स है। तो उस टाइम पे जब मुझे ये बात पता चली कि लोग शिकार करने जाते, तो मैं भी अपने पापा से जिद करने लगा। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, हम कैसे जा सकते हैं, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं थी। इसीलिए मुझे भी चुप बैठना पड़ा। मैंने उस समय तो उनसे कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे और कुछ समय गुजरने के बाद मेरे वहां पर कुछ अच्छे दोस्त बने। मुझे पता चला कि वो लोग भी शिकार पर जाते हैं। तो मैं मेरे पापा से जिद करने लगा कि पापा, मेरे दोस्त लोग जाते हैं, आप मुझे भी एक बार उनके साथ जाने दो। हालांकि पापा ने पहले कई बार मना किया, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वो मान गए। फिर मुझे अच्छे से याद है कि संडे की नाइट थी। हम सभी लोग शिकार के लिए जाने वाले थे। करीब 7:30-8 बजे शाम के हम लोग अपने अपने घर से निकल गए। मेरे पापा बहुत ज्यादा डर रहे थे मुझे अकेला भेजने, लेकिन मेरे दोस्तों ने पापा को यकीन दिलाया कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं
सही वापस लौट कर आ जाऊंगा। तो इसीलिए मेरे पापा ने मुझे भेज दिया। जब हम सभी लोग शिकार पर जा रहे थे, अचानक से एक दोस्त ने कहा मुझे, यार शुभम, अगर तेरे सामने शेर आ जाए तो तू क्या करेगा? मैं हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग हो ना। वो मुझसे कहने लगा, नहीं, हम लोग के भरोसे नहीं बैठना, खुद को कुछ करना होता है, देखना हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उसने काफी सारी बातें मुझे समझाई। फिर अगला ही सवाल उसने बहुत अजीब सा किया, और वो ये था कि अच्छा शेर को छोड़ दे, अगर तेरे सामने कोई भूत आ जाए तो तू क्या करेगा? मैंने कहा, भूत? भूत यहाँ कहाँ? तो वो हंसने लगा, कहने लगा, जंगल में भूत भी होते हैं। उसके बाद उसने मुझे एक घटना सुनाई। दोस्तों यकीन मानो, उस समय जंगल का घना अंधेरा, चारों ओर बस जानवरों की आवाज। और जब ये घटना वो मुझे सुना रहा था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल में कुछ लोग शिकार के लिए गए हुए थे, लेकिन जितने लोग जंगल के अंदर घुसे हुए थे वो सब के सब मारे गए। सबकी गर्दन अलग हो चुकी थी। यही नहीं, उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा मिला, जिसे देखकर यह समझ में आ गया कि जानवरों ने इन पर हमला नहीं किया, इन पर किसी दूसरी शक्तियों ने हमला किया। फिर उसके बाद कई सालों तक इस जंगल में शिकार करना मानो एकदम से बंद कर दिया गया था। बस अब ये खुला है, तो अब जो लोग अंदर भूत प्रेत को देखते हैं उनका ये मानना है कि जिन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं। मैं तो ये सब सुन रहा था, मैं डर के मारे कांपने लगा। फिर वो मुझसे कहने लगा कि अगर ऐसा तेरे साथ कुछ भी हो जाए तो उस समय तू भगवान का नाम जोर जोर से लेना, क्योंकि आज तक जिन भी लोगों का सामना उन आत्माओं से हुआ है तो वो सिर्फ भगवान का नाम लेकर ही खुद को बचा पाए हैं। अगर तू भी बचना चाहता है तो भगवान का नाम लेना। हम सभी लोग शिकार के लिए चले गए और कुछ रात के 3 या 4 बजे हम लौट कर भी आ गए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुझे कोई भी अंदर भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों ये थी शुभम की छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी हमें श्रेयास ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेयास है और मैं 18 साल का हूँ। मैं एलोरा गांव में रहता हूँ। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं हमेशा से अपने लोगों को खुश करने का प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है कि मेरे पापा और घर के दूसरे सदस्य मेरी चाची के बेटे की शादी में गए हुए थे। मैं कॉलेज की वजह से शादी में नहीं जा पाया, इसीलिए मेरी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर रख दिया था। मैं जब कॉलेज से घर आया तो घर में कोई नहीं था। मैं अकेला ही अपने घर में बैठा हुआ था और ऐसा पहली बार हुआ था। शाम के 6 बजे होंगे कि मैं पढ़ाई करके उठा और सोच रहा था कि अगली वीडियो किस पर बनाऊं, तो तभी ही मेरी आंख लग गई। फिर कुछ 1 या 2 घंटे के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि घड़ी में 8:17 हो रहे थे। मुझे भूख भी लगी थी, इसीलिए मैं किचन की ओर गया। किचन में अंधेरा इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमारे किचन की विंडो के सामने ही जो स्ट्रीट लाइट का पोल था उसकी लाइट हमारे किचन में ज़्यादा ही आती थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि लाइट ऑन करने की क्या ज़रूरत, बस यहाँ से खाना लेता हूँ और अपने रूम में चला जाऊँगा सीधा। जब मैं खाना फ्रिज से निकालने लगा तो मैंने देखा कि मेरे बाजू में एक बड़ी सी परछाई अचानक से मुझे दिखाई दी। मैं बिना डरे पीछे मुड़कर देखा तो वो खिड़की में कोई नहीं था। मैं खाना लेकर मेरे रूम में आ गया। मुझे एक आदत है कि मैं खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल या फिर लैपटॉप यूज करता हूँ, तो मैं खाना खाते खाते वीडियो बनाने में लग गया। कुछ 10 या 15 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि किचन के फर्नीचर से मुझे कोई देख रहा है, क्योंकि मेरे रूम का दरवाजा सीधा किचन की ओर ही था। तो मैंने गौर से देखा, मुझे वहां कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब वीडियो बनाते बनाते मुझे रात के 12:30 बज चुके थे। तो मैं सीधा बिस्तर की ओर मुड़ा। जब मैं बिस्तर की ओर मुड़ा तब मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि मेरे बिस्तर पर पहले से ही कोई सो रहा था। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वो चादर ओढ़ कर सोया हुआ था।
उसे देखकर तो मैं ये सोचने लगा कि पता नहीं यहाँ पर कौन आ गया, और दूसरा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं घर में अकेला था। मैं क्या करूं यही सोच रहा था। फिर मैं डरते डरते उस बेड तक के पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि वहां पर ना तो कोई चादर थी और ना ही कोई आदमी। यानी कि चादर तो थी, लेकिन जैसा मेरे को लग रहा था कि कोई चादर ओढ़े हुए है वैसा कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा, इसीलिए बिस्तर पर सो गया। पापा ने पहले ही कह रखा था कि हमें रात में आने में लेट हो जाएगा, तो मैं बिस्तर पर पड़े पड़े यही सोच रहा था कि पता नहीं ये लोग कब आएंगे, और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर कुछ समय के बाद मैं वापस से उठा। मुझे प्यास लगी थी। मैं उठकर किचन की ओर चल पड़ा। किचन में पानी पीने के बाद जब रूम की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरा जो रूम का दरवाजा था वो अपने आप बंद हो गया था। मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन नींद में होने की वजह से उसे ढकेलते हुए वापस दरवाजा खोला और बिस्तर पर चला गया। कुछ 15 मिनट के बाद मुझे किचन से बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई दी। मैं डर कर उठा। मैंने देखा कि एक काला साया मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसते हुए बर्तन जमीन पर पटक रहा था। मैं उसे अब साफ साफ देख पा रहा था, और अचानक देखते ही देखते तो मानो वो काला साया मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं इतना डर गया था कि मैं सोच भी नहीं सकता, और फिर मुझे चक्कर आ गई। मैं गिर पड़ा। मुझे ये बताते हुए भी मानो इतना डर लग रहा है जैसा कि अभी ही वो सब मेरे साथ दोबारा घटने वाला है। मैं वहाँ जमीन पर पड़ा रहा। फिर माँ पापा आए। उनके पास एक चाबी थी। उन्होंने उसी चाबी से दरवाज़ा खोला और मुझे बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया। फिर जब मुझे होश आया तो वो पूछने लगी कि क्या हुआ था। मैंने उस समय तो उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सुबह उठा तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। फिर जाकर मैंने उन लोगों को सारी बात बताई। 2-3 दिन लगे मुझे पहले जैसा होने में, और ये बात पहले तो जब मैंने घर वालों को बताई थी तो डर डर के बताई थी, शायद बराबर नहीं थी। इसीलिए ठीक होने के बाद मैंने दोबारा से सारी बात मेरे पापा को बताई, और जब मैं बता रहा था तो बताते बताते मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर तब से मैं कभी भी घर पर अकेला नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी श्रेयास जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये भी काफ़ी मज़ेदार कहानी है। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये बात 1975-1978 की है, और ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरे नाना के भाई के साथ घटी थी। अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, मतलब जब ये घटना उनके साथ बीती थी तो उसके कुछ 2-3 दिन के बाद ही उनका देहांत हो गया था। बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे नाना के भाई थे वो पहाड़ पे बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। सब कुछ ठीक चलता था, लेकिन एक दिन उनको पहाड़ से निकलने में लेट हो गया। इतना लेट कि सब लोग अपना खेत का काम करके घर पे जा चुके थे। मेरे नाना के भाई अकेले ही वहां बकरियां लेकर पहाड़ पर रुके हुए थे। फिर कुछ समय के बाद वो सारी बकरियां लेकर पहाड़ से होते हुए घर आ रहे थे। पहाड़ से उतरने के बाद कुछ ही दूर पर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें पीछे से आवाज दे रहा था। उन्होंने 2-3 बार पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और कुछ दूर जाने के बाद सारी बकरियां एक ही जगह पर रुक गई। तो बकरियां पता नहीं क्यों अब आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी, जैसे कि उनके आगे कोई खड़ा है और उनका रास्ता रोके हुए है। और मेरे नाना के भाई उनके आगे जाने के लिए चिल्ला रहे थे, जैसा कि भेड़ बकरियों को आवाज लगाते हैं। बकरियां भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद नाना के भाई ने ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। उन्होंने देखा कि एक बकरी जो हवा में उड़ रही थी और वो उड़कर बाजू की खेत में जाकर गिर गई। उसके बाद बची हुई बकरियां यहाँ वहां भागना शुरू कर दी। जो बकरी हवा में उड़कर गिरी थी उसके इतना जोर से चिल्लाने की एक अजीब सी आवाज आई थी।
वो सुनकर नाना के भाई डर के मारे कांपने लगे और वो भागने का सोच ही रहे थे कि उससे पहले उन्होंने सोचा, देखता हूँ वो बकरी के साथ हुआ क्या है। और वो धीरे से नीचे उतर कर जो देखा, बस वो वहीं बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया और घर पर उन्हें जब लाया गया, उसके बाद उन्होंने घर पर सारी बात बताई और बताया कि उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हैवान जैसा आदमी जो बकरी को कच्चा चबाकर खाता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना ही उनके साथ या किसी और के साथ, लेकिन ये पहली बार उन्होंने देखा था और ये घटना उनके दिमाग में बैठ चुकी थी। वो इतना डर चुके थे कि बीमार ही रहने लगे और फिर कुछ ही दिन में, यानी 2-4 दिन में ही उनका देहांत हो गया। इसके बाद इस घटना की छानबीन की गई। उस गांव में एक हैवान जैसा आदमी घूमता था जो लोगों को तो टच नहीं करता था, लेकिन लोगों की भेड़ बकरियां सब कुछ खा जाता था। वैसे तो ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है और आज हम जब गांव जाने के बाद इसके बारे में पूछते हैं तो कहीं से कोई जवाब नहीं आता। और अब तो ना ही किसी ने उस हैवान को देखा है और ना ही कोई इसके बारे में बात करता है। तो दोस्तों, ये थी एक हैवान की घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें पीयूष ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पीयूष है और जो ये घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी, जो कि उसके घर के पास में ही हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि राजेश नाम का एक आदमी था। उसे शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। उसके पापा एक मजदूर थे। एक दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और माँ की बीमारी से मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा शराब पीने लगा और पैसे कमाने के लिए वो चोरी करने लगा। एक दिन मेरे घर से कुछ दूर एक घर में कुछ लोग रहने आए हुए थे, लेकिन कुछ दिन में ही वो लोग वहां से चले गए और किसी को भी इसका कारण नहीं पता चला कि वो लोग क्यों चले गए। जब ये बात राजेश को पता चली तो उसने उसी रात उस घर में चोरी करने की सोची। रात में वो उस घर में घुस गया और सारा सामान रखने लगा। जब वो एक रूम में से सामान इकट्ठा कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो काफी डर सा गया कि कहीं कोई आ तो नहीं गया। तभी उसे एक कमरे में से किसी के चलने की आवाज आई। उसने जब देखा तो एक लड़की एक कुर्सी पर बैठी थी। वो उसके पास गया, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बहुत ज्यादा डर गया और वो वहां से भागने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। जब उसने नीचे देखा तो एक हाथ ने उसका पैर पकड़ा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर जब लोग आए और उस घर का दरवाजा तोड़ दिया, तब तक तो वो बेहोश हो चुका था। जब वो उठा तब उसने लोगों को सारी बात बताई। तब जाकर लोगों को पता चला कि वो लोग घर छोड़कर क्यों यहाँ से चले गए। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।